Good evening, students. Today we study on the third chapter of Nidan Sthan, especially for second year Gulm Nidan, and for third year Gulm Chikitsitam. Chapter number 5. As we all know, the Nidan of Gulm are so many. But before that, what is Gulm? Gulm is a gaseous tumor of abdomen, or it is also called abdominal lump. When we start this topic Gulm, different names like cyst is known as Granthi in Ayurveda, tumor is known as Arbud, herniation is called Vridhi, fibroid is Abhyantar Shof, inflamed condition like abscess, Vidridhi, according to Ayurvedic system of medicine. Ayurveda refers one more specific kind of this term, especially this is called as Gulm. It is also known as abdominal lump. मैंने आपको पहले ही बता दिया है. It is due to aggravation of वात and वैकृत अवस्था of वात दोष. कुपित अनिल मूढ़ वात, ऐसा एक शब्द है, कुपित अनिल मूढ़ वात. और एक और इसमें रहस्य की बात है कि गूढ़ गुल्मोदय, कि जो गुल्म का जो उदय है, उदय माने जहाँ से उसका ओरिजिन है, वो गूढ़ है. गूढ़ माने छुपा हुआ है, विच डजंट गिव एनी क्लू अबाउट इट्स साइट ऑफ ओरिजिन, कि मतलब उसके ओरिजिन का हमें पता ही नहीं रहता. गूढ़ गुल्मोदय शब्द से उसको बोला है. और कहता है कि गुल्मवत विशालत्वात्, इसका अर्थ ये कि ये इट स्प्रेड्स वाइडली लाइक द श्रब्स. श्रब्स माने पेड़ पौधे, ये जो छोटे छोटे जो क्षुप रहते हैं, घास की तरह जो रहता है, कांटेदार, गुल्मवत, तो उसको इसी से कोरिलेट करके बताता है कि ये जो गुल्मवत और विशालत्वात् जो शब्द आया है, विच स्प्रेड्स वाइडली लाइक द श्रब, और इट इज ऑल्सो नोन एज gaseous tumor of abdomen. And when we start Gulm, first of all, Nidan, causative factors, excessive intake of वात दोष वर्धक पदार्थ, मीन्स रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सचलोद विषद खर, इन पदार्थों का अति मात्रा में सेवन, जिनको अंग्रेजी में कहना चाहें तो ड्राई, लाइट हल्के, ड्राई माने सूखे, रफ खुरदुरे, स्पाइसी, कॉन्स्टिपेशन और इम्प्रॉपर बॉवेल हैबिट, कब्ज रहना और मोशंस के ठीक से ना आना, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेज, मूल रूप से देखा जाए जो अधारणीय वेग हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर न वेगान धारित वात विट मूत्र रक्षा उत्रेट शुदाम निद्रा का श्रम स्वाज रिम्बा श्रुछर्दी रेशम, जो 13-14 जो अधारणीय वेग बतलाए गए, उनमें भूख है, प्यास है, मूत्र है, पुरुष है, शुक्र है, निद्रा है, काश है, श्वास है, श्रम है, इनके वेगों को धारण करने के लिए नहीं बोला है और उनको धारण नहीं भी करना चाहिए. जैसे मल, कफ, पित्त अधिक मात्रा में निकलना, मल का, पुरुष का, कफ का, पित्त का अधिक मात्रा में निकलना या इनका बढ़ना, मल मूत्र वेग अवरोध आघात, रूखा अन्नपान, शोक, कोष्ठ में वात कुपित हो जाना, महास्रोत जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बताया उसमें वात का कुपित हो जाना, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल कॉजेज लाइक इंजरी, हिट, कंप्रेशन एक्सेट्रा, एक्सेसिव फूड इनटेक, स्ट्रेस जनरली जिसको शोक जिसको बोला है, और इम्प्रॉपरली कैरीड पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जब कई बार पंचकर्म जब करवाते हैं तो स्नेहन स्वेदन का उचित रूप से ना हो पाना, या सम्यक रूप से वस्तिदाता के दोष हैं, वस्ति द्रव्य है, वस्ति पुट है,
पुटक है या वस्ति नेत्र है या रोगी के जो अलग अलग दोष बतलाए गए उन सब का हो जाना, वो भी एक कारण है गुल्म रोग के उत्पत्ति में। आगे आते हैं इसकी संप्राप्ति में। प्रकोपित वात जब कफ और पित्त को अपने स्थान से हटाकर और उन दोनों के द्वारा अपने मार्गों को रोककर तथा मार्गों को बंद हो जाने से स्वयं अधः प्रदेश में नहीं जाता है, अतः वायु हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर, वस्ति आदि में शूल को उत्पन्न करता है। और जब यह वायु पक्वाशयगत लार्ज इंटेस्टाइन, पित्ताशय तथा आमाशय में स्वतंत्र या प्रतंत्र पिंड रूप धारण कर स्पर्श द्वारा इसको जाना जाता है। क्या कहता है, जब ये वात दोष का बहुत बढ़ जाता है, जो मतलब इसका एग्रीवेशन हो जाता है और ये पित्त और कफ को लोकलाइज एरिया ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उनको वहाँ से उसके पैसेज से उसके चैनल से हटाट देता है। ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द मॉर्बिड फैक्टर दे आर स्ट्रेंगडन एंड लोकलाइज इन एब्डोमिनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन्स, पित्ताशय जिसको आप लीवर बोल रहे थे। अकॉर्डिंग टू द साइट एंड दोष इन्वॉल्वमेंट द फीचर्स आर एग्जिबिटेड। Usually this condition is manifested in epigastrium umbilicus, as we know, अतः हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर, वस्ति, जो गुल्म के स्थान बोले गए हैं, वस्ति, नाभि, हृदय और दोनों पार्श्व, ऐसा बतलाया गया है। तो ये जब पित्ताशय, पक्वाशय, आमाशय में स्वतंत्र या प्रतंत्र पिंड रूप धारण कर जब स्पर्श द्वारा जानी जाती है तो उसी से गुल्म रोग को उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसके प्रकार वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, त्रिदोषज जिसे कहते हैं, रक्तज है। रक्तज को आप यहाँ ध्यान से सुन लेंगे। रक्तज को मूल रूप से स्त्रियों में ही माना गया है, ये बात आप याद कर लेंगे। रेफर्स टू यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। रक्तज इन फीमेल रेफर्स टू यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। सर्वप्रथम वातज गुल्म जो है उसका उत्पन्न होने का कारण क्या है? रुक्ष अन्नपान का अधिक मात्रा में सेवन, विषम मात्रा में भोजन का, या तो बहुत अधिक मात्रा में खा लिया गया या बहुत कम मात्रा में खा रहा है, या विषम चेष्टाएं से कूदना फांदना, इधर उधर आना जाना, अगम्य स्थान के ऊपर जाना, जहाँ नहीं जाना चाहिए वैसे स्थानों पर जाना, कंकरों में जलना, या बहती हुई बहुत भारी नदी जिसमें बहुत जल हो उसको पार करने का प्रयास करना, वेगों को धारण करे रहना, वे जैसे मूत्र त्याग करना लेकिन नहीं कर रहे हैं। पुरुष का वेग आया, पुरुष का ने छींक आई तो उसको रोक ले रहे, खांसी आई उसको रोक ले रहे हैं। शोक, स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, वो स्ट्रेस को, अभिघात, कोई चोट लग जाना, या मल का क्षय हो जाना, या अधिक समय तक उपवास करना। इसमें क्या रहता है कि इसमें जो गुल्म रहता है, जो उसका रूप जो उसका बतलाया गया, उसको नियत स्थान न हो, कभी वस्ती, कभी नाभि, कभी हृदय, कभी पार्श्व, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता फिरता रहे। वो जो वात का एक स्पेशल गुण है, आप सभी को पता है वात का एक स्पेशल गुण है। वात मतलब वायु, वायु इधर से उधर बहती रहती है, बहती रहती है तो उसके अंदर एक गुण है चंचलत्व। चंचलत्व माने जो चंचल है, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, ईस्ट भी जाएगी, वेस्ट भी जाएगी, नॉर्थ भी जाएगी, साउथ भी जाएगी, सदा एक रूप ना हो। कभी एक रूप ना हो का मतलब कि जैसे कोई साइज़ का एक बॉल हो गया और उस साइज़ को कभी छोटी बॉल बन गई, कभी बहुत बड़ी बन गई, कभी मिड साइज़ की बन गई, कभी बहुत स्मॉल बन गई, कभी बहुत लार्ज बन गई। पीड़ा एक समान ना हो। पीड़ा एक समान क्यों ना हो? क्योंकि चंचल है, बड़ा होगा तो बड़ा पेन, छोटा रहेगा तो छोटा पेन। मल, अपान वायु की रुकावट, और फ्लैचुलेंस का ना होना या स्टूल्स का ना आना, भोजन पचने पर उपद्रवों का बढ़ जाना, जो ये पीछे जो सब बात की गई कि सदा एक सा ना रहना, ज़्यादा पीड़ा एक समान ना रहना, बलमूत्र की रुकावट होना, अपान वायु की रुकावट होना, नियत स्थान पर ना होना,
ये जब भोजन करने के बाद, भोजन जब डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ये जो सभी लक्षण हैं, इन सभी लक्षणों का बढ़ जाना, ये मूलतः वातज गुल्म के लक्षण हैं। क्या कहता है वातज गुल्म में जो स्पेसिफिक फीचर्स जो अंग्रेजी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लेटस, फ्लेटस स्टूल से लिया गया, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड माउथ, कि आपके गले में और आपके मुख में, मुंह के अंदर सूखापन रहना, शिवरिंग, कपकपी आना, फीवर, ज्वर भी है, पेन इन हार्ट, जो रिट्रोस्टर्नल जो पेन जिसको बोलते हैं, एंड एब्डोमिनल साइड्स, एब्डोमेन में भी पेन रह सकता है, शोल्डर हेड में हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, और ये सब एग्रीवेट्स ऑन एम्प्टी स्टोमक एंड रिलीव्ड ऑन इंजेक्शन ऑफ फूड। जैसे ही आपका खाली पेट रहेगा तो ये बढ़ेगा, और जैसे ही आपने भोजन किया तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन भोजन के पचने के बाद the condition is worsened by dry, astringent, bitter and pungent substances। और जब हम इसके ऊपर कोई सूखा पदार्थ या कोई बिटर कड़वी चीज़ें खा लें या कोई तीखी बहुत चीज़ें खा लें, तो ये जो वातिक गुल्म है इसके लक्षण और उभर के आते हैं। नेक्स्ट है पित्तज गुल्म। पित्तज गुल्म के अंदर अगर कारण देखा जाए तो आप उष्ण तीक्ष्ण, सम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु, जो गुण बतलाए गए उन पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन कीजिए। पैतिक अन्नपान का अधिक मात्रा में सेवन कीजिए। क्रोध, मदिरापान, धूप और अग्नि का अधिक मात्रा में सेवन करने से। आमदोष, आपको आमदोष के बारे में पता है, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुआद्यापाचितम दुष्टामाशयगतम रसामम प्रचक्षते। अभिघात, चोट लगना, ये सब पैतिक अन्नपान, क्रोध, मदिरा पान करने से, धूप के सेवन से, अग्नि के अधिक मात्रा में सेवन करने से, अभिघात से पैतिक गुल्म की उत्पत्ति होती है। पैतिक गुल्म जो रूप के बारे में आचार्य ने बताया है, रूप में सर्वप्रथम ज्वर, फीवर, तृष्णा, प्यास, भोजन की पाक अवस्था में तीव्र शूल होना, जब भोजन डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसके समय तीव्र शूल होना। जब आपने वातज गुल्म देखा था तो उसमें भोजन के पाचन के पश्चात हुआ था, और इसमें भोजन पकने के अवस्था में तीव्र शूल बताया गया। ये याद रखेंगे, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। स्वेदाधिक्य, पसीने का ज़्यादा आना, उदर दाह, उदर में जलन जैसा एब्डोमिनल बर्निंग सेंसेशन होना, और स्पर्श को न सहना, मतलब स्पर्श को न सहने से हम अगर अंग्रेजी में इसको जाने तो मतलब टच ऑन पेन, या इसको और दूसरी भाषा में अगर कहना चाहें तो इसमें टेंडरनेस एक पर्टिकुलर वर्ड है। टेंडर का अर्थ क्या रहता है कि छूने पे जिसमें दर्द हो, टेंडरनेस को लिया गया। और अगर उसमें फीवर, थर्स्ट, रेडनेस ऑफ द फेस, पेन, स्वेटिंग, बर्निंग एंड टेंडरनेस आर कंप्लेन बाय द पेशेंट्स, ये पैतिक गुल्म का एक लक्षण है। नेक्स्ट है कफज गुल्म। कफज गुल्म में कफज आहार का मतलब गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल आदि द्रव्यों का, कफवर्धक पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन, चेष्टाएं कम करना, तृप्तिकारक घृत, दुग्ध आदि का अधिक मात्रा में सेवन करना, देवाशयन, दिन में सोना, ऐसे अगर लक्षण है तो कफज गुल्म की उत्पत्ति निश्चित है। क्या इसके लक्षण बतलाए गए? स्थैमित्य, स्थैमित्य से अर्थ लिया गया है कि चिपचिपापन, शीत ज्वर, शिथिलता, अंगों में ढीलापन, हृल्लास, नोजिया जैसी फीलिंग आना, प्री वॉमिटिंग सिम्टम है, खांसी भी रह सकती है, अरुचि, जो लॉस ऑफ एपेटाइट और खाने की इच्छा ना होना, गुरुता, भारीपन होना शरीर में, अल्प वेदना, जो वातिक में जो बहुत ज़्यादा वेदना रहती थी, मतलब फ्लक्चुएट करती रहती थी, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, वैसा वो वेदना इसमें कफज गुल्म में कम रहती है।
और गुल्म जो रहता है वो कठिन रहता है, हार्ड रहता है, और जो इसमें उसकी अपीयरेंस रहती है वो उठी हुई रहती है, ऊंचा उठा हुआ रहता है। दिस प्रोड्यूस इनर्शिया, शिवरिंग, फीवर, बॉडी एक, नोजिया, कफ, टेस्टलेसनेस, हैवीनेस एंड हार्ड एलिवेटेड नॉन इन्फ्लामेटरी मास। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ऊंचा उठा हुआ और कठिन जो बोला, हार्ड एलिवेटेड नॉन इन्फ्लामेटरी मास इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज सन्निपातज। सभी प्रकार के जो वातज, पित्तज, कफज के जो कारण होते हैं सम्मिलित वातिक, पैतिक और कफज गुल्म के हम बारे में बात की है। तो उसको कहता है स विप्रति सिद्धोष कर्मत्वात् साध्यो नित्य गुल्म। इसको एक आप सभी लोग स्टूडेंट्स मेरे स्पेशली सुनेंगे तो इसको आपको निश्चय गुल्म करके क्वेश्चन पूछता है कि निश्चय गुल्म किसे कहते हैं। निश्चय गुल्म सन्निपातज गुल्म को कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दोष इन्वॉल्वमेंट मिक्स्ड फीचर्स आर ऑब्जर्व्ड। ये जो इसमें वातिक, पैतिक और कफज तीनों हैं उनके मिश्रित लक्षण मिलते हैं। पांचवा है रक्तज गुल्म। रक्तज गुल्म में गर्भाशय में आर्तव के आने की विशेषता से स्त्रियों को ही होता है, पुरुषों को नहीं होता है। ये बात आप लोग जान लेंगे। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन इंडल्जिंग इन फास्टिंग और यूजिंग एक्सेस ऑफ ड्राई फूड, फेसिंग द फियरसम इवेंट्स, सप्रेसिंग द नेचुरल अर्जेज। नेचुरल अर्ज मतलब वेगों को धारण करती हैं। और सब्जेक्टिंग टू थेरेपीज विच अरेस्ट द फ्री आउट गोइंग ऑफ ब्लड एंड वॉमिटिंग, सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन डिस्फंक्शन एक्सेट्रा कॉज द वाइटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। और पिंड रूप में देर से स्पंदन करता है, जो इसका रक्तज गुल्म का लक्षण है मेन, वो आपको बता रहे हैं। हस्तपाद आदि अंगों की फरकाहट नहीं होती। मतलब इसको अगर आप कोई चिकित्सक ये मान ले कि भैया ये जो रक्तज गुल्म है हो सकता है कि अंदर गर्भ हो, तो गर्भ के जो लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण मिलते हैं, लेकिन उसमें जो हस्त पिंड रूप में जो देर से जो स्पंदन करता है, हस्तपाद आदि अंगों की फरकाहट नहीं होती है। चिकित्सा आचार्य चरक ने रक्तज गुल्म की 10 माह के पश्चात बोली है। इसके और भी लक्षण हैं रक्तज गुल्म के: शूल, पेन, कास, खांसी, कफ, अतिसार, लूज मोशंस, वमन, वोमिटिंग। यहाँ वमन ना कह के छर्दी कहेंगे, तो वमन एक कर्म भी है, वमन और छर्दी एक रोग है। अरुचि, अपचन, इंडाइजेशन, अंगमर्द, बॉडी एक, निद्राधिक्य, स्लीप ज़्यादा आना, आलस्य, स्थायिमित्य, मुख प्रसेक, मुख में लिपलिपासा महसूस करना, स्तनों में दूध भी आ जाता है स्त्रियों में, ओष्ठ तथा स्तनमंडल में कालापन जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ऐसे लक्षण फीमेल्स के अंदर मिलते हैं। नेत्रों में अधिक ग्लानि, मूर्छा, हृलास, दो हृद अवस्था, जैसा जब ओज माता से शिशु में और शिशु से माता में आता है वैसी एक कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। पैरों में शोथ आ सकता है, पैरों के अंदर सोजिश आ सकती है। योनि जो वेजाइनल जो पार्ट है उसका विस्तार हो जाता है, योनि में दुर्गंध आने लगती है, स्राव उत्पन्न हो सकते हैं। और इसमें जो रक्तज गुल्म है इसको जनरली मॉडर्न क्राइटेरिया से अगर देखा जाए तो इसको फाइब्रॉयड बोला गया है, और जो इसको पल्सेटिंग ट्यूमर भी बोलते हैं। ग्रेजुअली टेकिंग द शेप ऑफ ए राउंड मास विद पेन एंड प्रोड्यूसिंग द फीचर्स ऑफ प्रेगनेंसी लाइक एमेनोरिया, पिगमेंटेड निपल्स, मॉर्निंग सिकनेस। often this produces this pain and burning sensation with the features of पैतिक गुल्म also। आप इसके जो लक्षण ज़्यादातर मिलेंगे जो रक्तज गुल्म के, उसको आप पैतिक गुल्म से भी आप थोड़ा कोरिलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद है गुल्म के पूर्व रूप: अरुचि, खाने की इच्छा ना होना, ना उसकी अभिलाषा होना, अपचन, इंडाइजेशन, अग्नि में विषमता, पाक अवस्था में वमन, जब और इसके बेल्चिंग का होना, अपान वायु, मूत्र, मल, वेग अवरोध, ये इनका जो मैंने आपको पहले बताया नेचुरल अर्जीज को रोकने से, वातजन्य शूल, आटोप, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, रोमांच, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, रोम हैं जो हमारे, उनका खड़े हो जाना, और उदावर्त, एक
टिपिकल अलग रोग है, उसके ऊपर अलग से वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट है, और दुर्बलता है, रेस्टलेसनेस फील करना, और पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन न करना, मतलब जहाँ तक अच्छा लगे वहाँ तक खाना ना खाए। और इसमें जो ट्यूमर एसोसिएटेड विद द फीचर्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, जो ये गुल्म है, इसके भी साध्यता के लक्षण अगर हम डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जब ये गुल्म ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ़ हो, एब्डोमिनल पेन हो, थर्स्ट प्यास ज़्यादा लगने लग जाए, एनोरेक्सिया हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो, बॉडी एक हो, स्टिफनेस आ जाए, debility are critical. Likewise, the tumor with the features of all the three doshas is also incurable. जो सन्निपातक जो गुल्म है, जो निश्चय गुल्म जिसको हम कह रहे हैं, उसको यहाँ पर असाध्य बोला गया है। और अगर हम यहीं पे बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत ने वातिक गुल्म में जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, मतलब जब खाना पच जाता है तो इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। पैतिक गुल्म में उन्होंने कहा है स्पर्श असह, मतलब स्पर्श टेंडरनेस, जिसको मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि उसको टेंडरनेस का ज़्यादा होना, ऐसा बतलाया है। सन्निपातिक गुल्म में महारुजम दह परितम अबद्ध उन्नतम, सुश्रुत ने असाध्य माना है, नीचे गुल्म को महारुजा बोला है। और रक्तज गुल्म के लिए पैतस्य लिंगेन समान लिंगम, रक्तज जो गुल्म है उसको उन्होंने पैतिक गुल्म के ही समान माना है। नेक्स्ट हम चिकित्सा सूत्र पे जाएंगे। वातनाशक स्नेह मेन स्नेहन ओलिएशन थेरेपी करेंगे, स्वेद हॉट सुडेशन देंगे, स्नेह युक्त मृदु विरेचन परगेटिव्स देंगे जो विरेचन करा सकें। एंड वस्तियाँ अम्ल लवण मधुर रस की वस्तियों में स्पेशली डेकोक्शन एनिमा जिसको बोलते हैं स्थापन वस्ती का मूलतः प्रयोग करेंगे। वातज की चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन निरूह अनुवासन वस्ती और वर्ती रक्तमोक्षण करवाएंगे। इसके अलावा पैतिक में घृतपान शीरवस्ती तिलवक घृत रक्तावसेचन करवाएंगे। शस्त्र कर्म भी पित्तज में कर सकते हैं। अपक्व या पक्व गुल्म है ये डिसाइड कर लेना है, विद्रधि तो नहीं है ऐसा डिसाइड कर लेना है, एब्सेस तो नहीं है वैसा देख लेंगे, और वो भी पूरा मैच्योर है या अनमैच्योर है उसको भी देखेंगे। कफज चिकित्सा में विलयन, मतलब जो गुल्म रहता है उसके ऊपर कपड़े से बांध के उसको दबाने का प्रयास करेंगे। क्षार और घृत का प्रयोग करेंगे, वस्ती देंगे, विरेचन करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे कफज चिकित्सा में। अरिष्ट आसव अरिष्ट पिलाएंगे, अरिष्ट मेनली आसव नहीं देंगे। और अग्निकर्म के लिए कफज की चिकित्सा में बोला गया। इसके अलावा एक मैं और यहाँ पे पॉइंट्स डालना चाहूँगा जो इसके लिए सिंगल ड्रग्स जो रिकमेंडेड हैं उसमें जो केवल आप एक ड्रग दे के भी उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे लहसुन है, हपूषा है, हिंगू है, द्राक्षा है, वचा है, एरंड है, अजमोदा है, सेंधवादी लवण है, पिपली है, चव्वे है, दंती है, चित्रक है, वरुण है। आप ये 12 या 13 जितने भी मैंने ड्रग्स के नाम लिए आप इनको भी एज ए सिंगल ड्रग आप रेकमेंड कर सकते हैं। लहसुन आप डेली डे टू डे लाइफ में खा ही रहे हैं, सेंधव लवण भी आप ले ही रहे हैं, पिपली भी आपको इजीली मिल जाएगी, हिंगू भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, एरंड तेल भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हरितकी आपको एक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा घृत में आप वयुषणादि घृत एक आता है, त्रयुषणादि में त्रिकटु है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हिंगू सौवर्चल आदि एक घृत है, हपूषाद्य एक घृत है, पिपलाद्य एक घृत है, नीलिनी घृत है, नीलिनी अन्नाद्य घृत है। और इसके अलावा आप रक्तज गुल्म की चिकित्सा में मेंशन कर लेंगे पलाश शार तोयेन सिद्धम सर्पी, मतलब पलाश के क्षार बनाकर और उसके जल से सिद्ध घृत बना लेंगे, वो रक्तज गुल्म में बहुत ही अच्छा है। पिपल्यादि घृत भी रक्तज गुल्म के लिए रेकमेंडेड है। गुटिका में हिंगवादी चूर्ण या गुटिका आप ले सकते हैं। इसके अलावा कांकायन गुटिका आप इसमें ले सकते हैं, वज्रक्षार इसमें ले सकते हैं, दंती हरित की इसमें ले सकते हैं,
शट्यादि चूर्ण ले सकते हैं, शीर षटफल घृत ले सकते हैं, नागर आदि योग ले सकते हैं, लहसुन शीर ले सकते हैं, तैल पंचक ले सकते हैं, मिश्र स्नेह ले सकते हैं, दंती हरित की मैंने शायद पहले बोला है उसको भी आप ले सकते हैं। घृत में दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। रोहिणाद्य घृत है, त्रायमाणाद्य घृत है, त्रायाम्लक घृत है, द्राक्षाद्य घृत है, वासा घृत है, दशमूली घृत है, भल्लातकाद्य घृत है, शीर षटपलक घृत है। 3 से 4 ग्राम के अंदर बीच में घृत आप दे सकते हैं। और वातज गुल्म की चिकित्सा सूत्र आप लोगों को मैंने वैसे पहले बता दिया है कि स्नेहन स्वेदन निरु अनुवासन और वर्त्य और रक्तमोक्षण करना ही है। साथ में एक श्लोक भी इन्होंने दिया, आप सुन लेंगे, आपको इजी रहेगा। स्नेह स्वेद सर्पी वस्ती चूर्णानि बृंगण गुटिका वमनम विरेको मोक्ष अक्षतजस्य च वात गुलमवताम। शतज के समान इसमें वातिक गुल्म की चिकित्सा के लिए बोला है। इसके अलावा मैं यदि आपको बताना चाहूँ कि आचार्य शारपाणी ने रक्तज गुल्म फीमेल्स में ही माना है और आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि गुल्म में पाक नहीं होता है। और इसमें यहाँ मूढ़वात को आकुलीकृत वायु मूल बोला है। एक बार दोबारा सुन लेंगे, आकुलीकृत वायु मूल बोला है। इसके अलावा आपको कुछ एक और मैं बता देता हूँ। नाराच घृत भी एक आता है, दंती मूल स्नोही शीर आदि इसमें डाले हुए हैं। और नाराच घृत जो गुल्म रोग में दिया जाता है, इसी के कंपैरेटिवली एक नाराच रस भी आता है जो केवल उदर रोग में दिया जाता है। और इसके अलावा काफ़ी कुछ है, शंखवटी दे सकते हैं, भीम मंडूर दे सकते हैं, शतावरी मंडूर दे सकते हैं, काफ़ी कुछ है। और थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।